नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 अक्टूबर 2023 की एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स और 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स मैं आपके लिए कवर करूंगा। इस समय पे तो न्यूज में जो इजराइल और हमास वाला इशू चल रहा है यही पे हावी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों, टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जो कि प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और बहुत सारे लोग लंबे समय से मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या आप ये देंगे। तो भाई, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है उनके लिए मैं अच्छा ही कंटेंट लाऊंगा, उनका एक एक पैसा वसूल होगा। तो भाई, यूपीएससी 2024 की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की लाइव कर दी है मैंने। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है बच्चों को, जो लोग ऑलरेडी मेंटरशिप के अंदर इनरोल्ड हैं, ये टेस्ट सीरीज का ऑप्शन ना दिख रहा हो। कल सुबह तक रुकिए आप, 12-1 बजे तक। इनफैक्ट 10 अक्टूबर ट्यूसडे को दोपहर तक पक्का आपको ये टेस्ट सीरीज अपने अकाउंट में दिखने लगेगी। अब शुरू में जब कोई चीज नई नई शुरू होती है तो थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, बस वही है। उसके साथ साथ जो लोग नए सिरे से इस मेंटरशिप कोर्स को खरीदेंगे उनको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, चूंकि मैंने इस टेस्ट सीरीज को ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स के साथ बंडल कर दिया है। तो टेक्निकली जो मेंटरशिप कोर्स खरीद रहा है उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट सीरीज का एक्सेस इमीडिएटली मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की, ये ओवरऑल सिर्फ मेंटरशिप कोर्स के साथ अवेलेबल है, ये अलग से आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और पॉलिसी डिसीजंस के चलते रिसेंटली ही कोर्स प्राइसेस को थोड़ा कम किया गया दोस्तों, क्योंकि अब काफी सिरा निकल चुका है, 4 महीना निकल चुका है, एग्जाम के हम पास पहुंच चुके हैं। तो दिस इज द राइट टाइम। प्राइसेस रिसेंटली घटे हैं, पॉलिसी डिसीजन चलते। मैंने प्लेटफॉर्म के लोगों से भी बात की है, तो आप चाहो तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि रेट्स भी यहाँ पे गिरे हैं। और उसके साथ साथ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस मेंटरशिप कोर्स में इंक्लूड होकर मिल रही है। और 200 से ज्यादा टेस्ट हैं उसमें, सीसैट के भी टेस्ट अवेलेबल हैं। तो बहुत कुछ है सॉल्व करने के लिए। तो जितना जल्दी आप इस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे उतना जल्दी टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और जो मेंटरशिप कोर्सेज में वीडियो अपलोड हो रही है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म की वीडियो, अमेरिकन रेवोल्यूशन की दोनों वीडियोस, अमेरिकन सिविल वॉर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया, ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा। और नेपोलियन में जल्दी ही रिकॉर्ड करके जल्दी ही कोर्स में अपलोड कर। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो बहुत सारे जो आगे के कंटेंट है वो ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन है, उनको मैं देख भी रहा हूं और साथ साथ जैसा मेरी कैपेबिलिटी मुझे अलाउ करती है मैं उनको अपलोड भी कर रहा हूं। तो स्पीड में आपके लिए कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो आप चाहें तो रिड्यूस प्राइसेस में ओवरऑल इस मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, एडिटोरियल एनालिसिस में आ जाते हैं। पहला टॉपिक, टाइट रोप वॉक बाय नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट, आरबीआई बिट्रेज इट्स कंसर्न्स अबाउट स्लोइंग ग्रोथ। तो भैया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने यह डिसाइड किया है कि ये इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखेंगे। इस बात को लेके जो आर्टिकल का ऑथर है इसको थोड़ी परेशानी लग रही है। ये कह रहा है कि भाई, आरबीआई इतने बढ़ते इन्फ्लेशन में भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रही। देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक होता है आपके बेंचमार्क रेपो रेट का। रेपो रेट में क्या होता है, ये वो रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। अगर ये रेट ज्यादा है तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आगे कस्टमर्स को पैसा महंगे इंटरेस्ट रेट पे घुमाएंगे, कस्टमर्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा, तो कस्टमर्स जल्दी लोन लेंगे नहीं। और अगर आरबीआई कम रेपो रेट पे, यानी रेपो रेट कम होता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है, तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आगे कम इंटरेस्ट रेट पे आप कह लो कस्टमर्स को लोन देंगे, तो कस्टमर ज्यादा लोन लेंगे। तो जब रेपो रेट कम किया जाता है, बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, तब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ती है। तो महंगाई चूंकि अभी बढ़ी हुई है, तो यहां पे रेपो रेट को बढ़ा के महंगाई को कम करने की कोशिश होनी चाहिए थी, ऐसा ऑथर बोल रहा है। अब महंगाई बढ़ी है, इसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं देखिए। जो पहला क्वार्टर था इस साल का, मतलब अप्रैल मई जून 2023 की बात हो रही है, उसमें जो ऑन एन एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन था वो था 4.63%, जबकि जो आरबीआई के प्रोजेक्शंस थे वो थे 4.6% के। तो यहां पे लमसम आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन जो आरबीआई का है वो सही बैठा है। लेकिन जुलाई में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.44% है और अगस्त में 6.83% है। तो भैया, जुलाई और अगस्त का तो इन्फ्लेशन तगड़ा ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो जब आपको इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो पहली बात तो यहां पे आरबीआई के प्रोजेक्शंस के ऊपर उंगली उठा रहा है ऑथर। ऑथर ये बोल रहा है कि ओवरऑल आरबीआई ने सेकेंड क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया है वो 6.4% एक्सपेक्ट किया है। अगस्त में प्रोजेक्शन 6.2% थे, सितंबर में प्रोजेक्शन 6.4% हो गए। बट अगर आपको सेकेंड क्वार्टर में सच में इन्फ्लेशन 6.4% पे रखना है, तो भैया जुलाई में ऑलरेडी 7.44% हो चुका है, अगस्त में हो चुका है 6.83%। तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई का सितंबर दूसरा क्वार्टर, तो सितंबर में 5% से कम होना पड़ेगा इन्फ्लेशन, अगर आरबीआई के प्रोजेक्शन 6.4% को मानना है तो।
जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली यहां पे ऑथर ये भी इल्जाम लगा रहा है कि आरबीआई ठीक तरीके से इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते भी यहां पे जो पॉलिसी रेपो रेट्स है उनको ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। समझ गए बात को। फिर आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांता साहब दास, उन्होंने दास साहब ने ये बोला है कि आरबीआई विलिंग है कि भैया ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे बेचेंगे, ताकि सिस्टम से एक्सेस फंड्स को ये सक आउट कर सकें, लिक्विडिटी को थोड़ा बैलेंस में रखें। समझ गए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये भी बोल रही है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस के दाम रिसेंटली थोड़े कम हुए हैं, वेजिटेबल प्राइस भी थोड़ी कम होती नजर आ रही है, तो जिसके चलते ओवरऑल आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सब चीजें। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ कंसर्न्स यहां पे इस बात को भी लेके हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डाटा निकाला इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो डाटा प्रॉपर नहीं है। पहले क्वार्टर में 7.8% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बताया जा रहा था, जो कि एक ओवर एस्टिमेशन बताया जा रहा था। तो इकोनॉमिक फोरकास्टर्स के डाटा फिगर्स को यहां पे चेक करने की जरूरत है, थोड़ा इंडिया की जीडीपी को कहीं इन्फ्लेट करके तो नहीं दिखाया जा रहा है। फिर खास बात यहां पे ये कि मॉनसून चूंकि अनइवन था, तो ओवरऑल इंडिया में खरीफ खेती में ऑयल सीड्स की खेती ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि फार्मर्स को लगा कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा इस बात पे गारंटी नहीं है। और जब फार्मर को इस बात पे गारंटी नहीं है कि इरिगेशन के लिए पानी आएगा कि नहीं आएगा, तो वो फसल लगाते ही नहीं है। उनको लगता है कि क्यों जबरदस्ती अपने आप को एक लॉस मेकिंग इंटरप्राइज में लगाओ। तो ऑयल सीड्स की खेती और पल्सेस की खेती खरीफ में सीजन में कम हुई है, कम पानी बरसने के चलते या मानसून के अनइवननेस के चलते, जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन फूड प्रोडक्ट्स में आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। और ये चीज, इस चीज के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो 6.5% जीबीटी ग्रोथ रेट का टारगेट बना रहा है आरबीआई, ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो अगस्त से लेकर अब तक जो रुपये की वैल्यू है वो 0.7% डिप्रिसिएट की है डॉलर के सामने। तो उसके चलते भी हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि रुपये डॉलर के सामने घट रहा है, तो हम जितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उतनी महंगाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में चीजों को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आरबीआई को सही काम करना चाहिए, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन को हम रोक पाए। ये सारी बातें ऑथर यहाँ पे बेस बना के यही कहना चाह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो अपनी मीटिंग हुई 2 महीने की, उसमें जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया वो गलत किया। फिर आगे तूफान अल अस्का जॉर्ज जॉर्ज वेस्ट एशियन जियो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। तूफान अल अस्का, ये आपको पता ही है, हमास ने रिसेंटली इजराइल के ऊपर कर दिया है अटैक। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम दिया गया है यहां पे तूफान अल अस्का फ्लड। और ये अगर आप देखो तो कुछ कुछ हद तक यौम किपुर यार जैसा भी लग रहा है, क्योंकि यौम किपुर वार 1973 में 6 अक्टूबर को चालू किया गया था, और तूफान अल अस्का भी 6 अक्टूबर को चालू किया गया। 6 अक्टूबर एक्चुअली में डे ऑफ रिपेंटेंस होता है, यौम किपुर डे होता है इजराइल में। इस समय पे इजराइल वाले फास्टिंग करते हैं, जो ट्रेडिशनल इजराइलीज हैं, रिपेंटेंस करते हैं, धर्म में थोड़ा डूबे होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स इनके छुट्टी पे होते हैं, तो बड़ा सही समय होता है अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर। तो इस समय पे गाजा पट्टी से अटैक हो गया हमास के द्वारा। अब 1973 में जो योम किपुर वॉर हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं इजराइल जीता, बट यहां पे महेश सचदेवा साहब बोल रहे हैं कि इनकंक्लूसिव था, मतलब इजराइल प्रॉपर तरीके से जीता नहीं था। 1973 की जंग 2 हफ्ते तक जरूर चली थी और इजराइल को रिवर्सेस हुए थे, बाद में इजराइल ने मारा भी बहुत था सामने वालों को, लेकिन बाद में इजराइल ने लैंड फॉर पीस फॉर्मूला को अपनाया। अगर आप देखो तो 1978 में होते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स, और उसके बाद 4 साल के बाद इंडिया इजिप्ट का जो पीस प्लान है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होता है, और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट से कब्जा रखा था इजराइल ने, कब 1967 के 6 डे वॉर में वो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। तो बेसिकली इजराइल को यहां पे बुद्धि आ जाती है कि भाई लंबे समय तक अगर किसी की दूसरे की जमीन रख के बैठेंगे तो वो हमसे लड़ता ही रहेगा, तो पीस होना यहां पे जरूरी है। और गाजा को भी जो बड़ी मुश्किल से कब्जाया था 1967 में इजराइल ने, 2005 में गाजा को भी छोड़ दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे ब्लॉकेड्स लगाने की ताकत गाजा के ऊपर अभी भी थी इजराइल के पास, ठीक है। इनफैक्ट गाजा को तो एक मॉडर्न डे जेल बोला जाता है 2005 के बाद से। गाजा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सब इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि मेडिटेरियन सी पे जो इजरायली शोर्स थे उसके ऊपर इजराइल का कंट्रोल था। तो गाजा के अंदर कौन से शिप्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये भी बहुत हद तक इजराइल के हाथों में। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है, इजराइल इस समय पे किसी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इजराइल खत्म हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। वो अलग बात है कि इजराइल की ही धरती पे यहाँ पे आपके लोग लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब हमास के टेररिस्ट में इतना दम है कि वो इजराइल की धरती के घुस के अंदर लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इजराइल इसका बदला लेगा, और बदला वेंजियंस के साथ हो सकता है। तो गाजा पट्टी पर लैंड अटैक यहां पे हो सकता है, मोराल को रिस्टोर करने के लिए, स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री को लाने के लिए। लेकिन यहां पे एक एक्िलीज हो ये हील हो सकती है
इसराइल के लिए कि जो कैप्चर्ड सोल्जर्स हैं और सिविलियंस हैं इनको ढाल बना के हो सकता है गाजा पट्टी के लीडर्स यहां पे कुछ ओवरऑल मांडवली कर लें। तो बेसिकली बड़ा ही एब्जेक्ट इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है यहाँ पे। हाईटेक मिसाइल सिस्टम जो आयरन डोम सिस्टम था इसराइल का, वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बेसिकली अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन्स को इस पर्टिकुलर अटैक के बाद इसराइल बदलने की कोशिश करेगा। और बहुत शॉक और ऑ है जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया है ना, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अटैक करेंगे। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि हमास को इस चीज के लिए बहुत तारीफ की जा रही है, बट एक चीज तो है कि इस पर्टिकुलर अटैक के बाद हमास थोड़ा ताकतवर निकल के आ सकता है। और जो भी नॉन अरब मिलिशियाज हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट नाम हमास का हो सकता है। तो हमास, इस्लामिक जिहाद, बता दो इस्लाम और ये हमास और इस्लामिक जिहाद ये दोनों गाजा पट्टी से ऑपरेट करते हैं। फिर हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करता है, अल हौदीज यमन से ऑपरेट करते हैं, इस्लामिक स्टेट आपने सुना ही होगा। तो बेसिकली इन सब ग्रुप्स में कहीं ना कोई ओवरऑल हमास का भी नाम यहां पे आ चुका है। अब हमास और इस्लामिक जिहाद ये दोनों सुन्नी आउटफिट ग्रुप है। अगर आप देखो तो बेसिकली ये जो पैलेस्टीनियन कॉज में दो ग्रुप्स हैं, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बैंक में, इसको अल फतह चलाता है, और गाजा पट्टी में आपका हमास ताकत में है। अब अल फतह वेस्ट बैंक को इजरायली अथॉरिटीज के साथ मिलकर चलाता है। ये नया मोडस विवेंडी है। मोडस विवेंडी मतलब रहने का तरीका, कि अब वहां पे नॉर्म हो गया है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली भी घुसे हुए हैं, तो इजरायली अथॉरिटीज भी हैं, फिर वहां पे अल फतह का भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है पैलेस्टीन का। तो बेसिकली यहां पे जो अल फतह है, अल फतह को कमजोर समझा जा रहा है। यह समझा जा रहा है कि अल फतह वाले इजराइल के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इजराइल वाले घुस घुस के वेस्ट बैंक में इलाके कब्जाते रहते हैं। तो जो यूथ है पैलेस्टीनियन वो अल फतह से काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनका क्या है कि हमास और इस्लामिक जिहादी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो वो हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से लड़ना चाहते हैं, रेजिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे अटैक हुआ है इसकी भी तारीफ की जा रही है। इनफैक्ट मैंने जो वीडियोस बनाई है ओवरऑल इस पर्टिकुलर वॉर को लेकर, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्टीन को सपोर्ट करना अलग बात है, बट वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसे भी कमेंट्स देखने को मिले। खैर, अगर आप गाजा के नेबर की बात करो, क्या कोई ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो उसकी मदद पे आ सकती है? तो इजराइल के अलावा गाजा की एक जो सबसे पास नेबरिंग कंट्री है वो है इजिप्ट। इजिप्ट में प्रो वेस्ट रजीम है, और इजिप्ट तो अभी भी गाजा वालों से चिढ़ता है, हमास से चिढ़ता है, क्योंकि हमास का अलाई हुआ करता था मुस्लिम ब्रदरहुड, और मुस्लिम ब्रदरहुड को इजिप्शियन जनरल्स ने उखाड़ फेंका 2013 में। मुस्लिम ब्रदरहुड अपनी अलग डिक्टेटरशिप चलाते थे, तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो गाजा पट्टी के अंदर जो इजिप्ट के अंदर था वो सपोर्ट करता था गाजा पट्टी में हमास को, और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ तो अभी के प्रो वेस्ट लीडर्स वैसे भी बहुत चिढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमास की प्रति इजिप्ट की तरफ से कोई मदद आएगी इसके चांसेस कम है। हालांकि इजिप्ट कोशिश कर रहा है कि लड़ाई यहाँ पे रुकनी चाहिए। अरब वर्ल्ड की बात की जाए तो ज्यादातर अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब बोल रहे हैं कि भाई हमास को इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ये टेररिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाता है। एक कतर यहाँ पे ओपनली हमास को अपोज नहीं कर रहा। कतर ने तो पहले बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी भेजा है किसको, हमास को, बट कहीं ना कहीं कतर हमास को सपोर्ट को लेकर थोड़ा शांत रहता है। रीजन बीइंग एक लिमिट से ज्यादा वो यूएस को नाराज नहीं करना चाहता। टर्की कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करता था। टर्की एक बड़ी सुन्नी पावर है, बट टर्की की खुद इकोनॉमिक हालत इस समय पे इतनी खराब चल रही है कि वो बड़े स्केल पे यहाँ पे हमास की मदद करेंगे, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। अच्छा, हमास और इस्लामिक जिहाद नाम के जो दोनों ग्रुप हैं, इनके पहले सीरिया के साथ अच्छे कनेक्शंस थे, लेकिन जब सीरिया में ओवरऑल जो दमास्कस में असद रिजाइन था उसके अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसमें हवास अगेंस्ट साइड पे था। तो हमास और इस्लामिक जिहाद ये सब असाद के अपोजिट थे, और असाद आज भी ताकत में। तो ऑब्वियस बात है सीरिया की तरफ से भी यहाँ पे हमास को कोई बहुत ज्यादा मदद मिलेगी मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि ईरान के जो शिया मिलिशियाज इस समय पे सीरिया में एक्टिव हैं वो हमास को मदद दे सकते हैं, और वो मदद देने के लिए हमास मतलब गाजा पट्टी में नहीं आएंगे, वो गोलन हाइट्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी खिचड़ी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। शिया ईरान, ये दोनों मतलब ईरान में शिया आप कह लो लीडर्स हैं, बट ओवरऑल ये जो सुन्नी ग्रुप्स हैं आपके गाजा पट्टी में, इस्लामिक जिहाद और हमास, उसको सपोर्ट करता है ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो ये सूडान और इजिप्ट के थ्रू गाजा पट्टी में हमास वालों को मदद भेजते रहते थे, अभी ये कितनी मदद भेजेंगे पता नहीं, बट कहीं ना कहीं ईरान खुश जरूर है। बेसिकली यहाँ पे एक वजह बताई जा रही है, रिसेंटली यूएस के ऑफिशियल्स ने भी बोला है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं और डीएलसी साइन करते नजर आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमास ने एकदम से इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप बैलेंस देखोगे तो क्या हमास और इजराइल के बीच में वॉर लंबा चलने वाला है? $30 बिलियन के अपने फॉरेक्स रिजर्व्स बेच दिए इसराइल ने, दबा के अटैक कर रहा है हमास के ऊपर। देखिए
ऑथर ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगी ये जंग। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हमास के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और इसराइल के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। अब हमास यहां पे जो कैप्चर्ड लोग हैं उनको बेट बना के कोई डील साइन कर ले निगोशिएटिंग टेबल पे तो एक अलग बात है, बट इस जंग में डेफिनेटली इसराइल प्रिवेल करेगा, ऐसा यहां पे महेश सचदेवा साहब एस्टिमेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो क्राइसिस है ये ईरान की जो 10 महीने पुरानी अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसका एक आउटकम दिखा रही। तूफान अल अस्का में क्या हुआ कि जेरूसलम, देखिए जेरूसलम की हार्डलाइन अप्रोच सबको पता, अलास्का मॉस्क में अक्सर कर लेके बवाल होता रहता है। ये जो प्रो राइट आउटफिट्स हैं वो अलास्का मॉस्क को किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को नाराज करते रहते हैं, खासकर वेस्ट बैंक के लोगों को। तो बेसिकली ओवरऑल हालात बहुत ज्यादा खराब है, लड़ाई बहुत तगड़े से चल रही है। इंडिया का इसमें खासा नुकसान हो सकता है। देखिए इंडिया की जो डायस्पोरा रह रही है इसराइल के अंदर उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी सुनने में आया था कि जो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हैं, नुसरत भरूचा बड़ी मुश्किल से बच के निकल के आई इसराइल से। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कुछ समय के लिए रुक सकता है, क्योंकि देखिए इसको साइन कराने के लिए सऊदी अरेबिया इसराइल से कुछ एश्योरेंसेस मांग रहा था। अब इसराइल पहले तो एश्योरेंसेस देने के मूड में था, बट अब ये जो यहाँ पे लड़ाई हुई है इसके बाद इसराइल का स्टांस हमास और पैलेस्टीन के प्रति बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो सऊदी अरेबिया की शर्त माने पैलेस्टीन को लेकर इस बात के चांसेस कम लगते हैं। तो आईएमईसी कॉरिडोर में सऊदी अरेबिया और इसराइल का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, तो वो एक प्रॉब्लम यहां पे आ सकती है। फिर I2U2 ग्रुपिंग, इसमें इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि एक अच्छी चीज भी है कि इंडिया एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह नजर आएगा जहां पे किसी भी प्रकार की इंटरनल आप कह लो इंस्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर अगला रिविजिटिंग द रेल गॉज डिबेट। ये काफी अच्छा आर्टिकल मुझे लगा दोस्तों, काफी इंसाइटफुल आर्टिकल है ये। देखिए क्या है, इंडिया के रेलवे नेटवर्क की बात की जाए तो इंडिया के रेलवे नेटवर्क में ज्यादातर जो रेलवे ट्रैक है वो ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज मतलब जो दो रेलवे लाइंस होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 1.676 मीटर से। अब इंडिया के अंदर जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो इंडिया में अंदर ज्यादातर शहरों में हाई स्पीड रेल लाइन लग रही है जैसे मुंबई अहमदाबाद के बीच में, और ज्यादातर जो मेट्रो रेल सिस्टम है इंडिया के अंदर वो क्या ब्रॉड गेज इस्तेमाल करते हैं? नहीं दोस्तों, वो इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड गेज, जिसमें दोनों रेलवे लाइंस के बीच में गैप होता है 1.435 मीटर्स का। तो बेसिकली इंडिया का मेजॉरिटी जो रेल नेटवर्क है वो तो ब्रॉड गेज पे 1.676 मीटर, लेकिन इंडिया का जो हाई स्पीड रेल सिस्टम है मेट्रो है वो स्टैंडर्ड गेज पे 1.435 मीटर। अब ये जो गेज की डिबेट है ये शुरू हुई थी 1870s में। 1870s में ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया था मीटर गॉज 1000 mm का इंडिया के अंदर। ठीक है ना, बाद में 1853 में आ गया आपका ब्रॉड गेज। उसके बाद अगर आप देखो तो बड़े स्केल पे ब्रॉड गेज इंडिया के अंदर लगाया गया। आज की डेट में मैक्सिमम जो रेलवे लाइंस इंडिया के अंदर चलती है, मैं कन्वेंशनल रेलवे की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण कह लो, ये जो मैं मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरआरटीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कन्वेंशनल रेलवे की बात कर रहा हूं। जैसे मुंबई से बैठ के आपको दिल्ली जाना हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसकी बात कर रहा हूं, वो ज्यादातर किस पे है? ब्रॉड गेज पे। ठीक है भाई। फिर अगर आप देखो एक यूनिगेज पॉलिसी लेके आएगी 1990s में, और कुछ डिफिकल्ट सेक्शंस को छोड़ के ज्यादातर रूट्स को ब्रॉड गेज में डाला गया। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ब्रॉड गेज था, मीटर गेज भी यहां पे इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन बेसिकली मीटर गेज जहां जहां पे था वहां पे ब्रॉड गेज की लाइनें बिछाई गई। अब 20वीं शताब्दी आते आते एक और प्रकार की लाइन सामने आ रही, स्टैंडर्ड गेज, जो कि मैंने आपको बताया 1.435 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड गेज सारे मेट्रो रेल नेटवर्क्स में लगाया जा रहा है, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगाया जा रहा है। इनफैक्ट जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी ना, तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना, लेजेंडरी ई श्रीधरन साहब, इन्होंने भी बोला कि भाई अगर आपको लगाना है तो स्टैंडर्ड गेज लगाओ। तो पूरा का पूरा दिल्ली मेट्रो का सिस्टम स्टैंडर्ड गेज पे लगाया। ठीक है, अब ई श्रीधरन साहब की चलती इतनी थी, पूरे के पूरे दिल्ली मेट्रो को उन्होंने अकेले अपने दम पे खड़ा हुआ है कि उनके कहने पे आप कह लो इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड गेज लगाया गया दिल्ली मेट्रो में। तो बेसिकली बहुत सारी जगहों पे भाई स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल किया गया है, खासकर मेट्रो लाइंस में और आपका रैपिड रेल सिस्टम्स में। अब सवाल दोस्तों यहां पे ये उठता है कि स्टैंडर्ड गेज अच्छा है या ब्रॉड गेज अच्छा है। इस बात को लेके ओपन ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं। सबसे पहले हम यहां पे स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टैंडर्ड गेज है वो यूनिवर्सल है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ 20 से 30 सालों में जो मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है वहीं पे लगे हैं आपके स्टैंडर्ड गेज। ऐसा बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड गेज स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इन स्टैंडर्ड गेज की ट्रेनों को आपको ब्रॉड गेज के साथ जोड़ना नहीं है। मतलब मेट्रो लाइन पे कभी कन्वेंशनल रेलवे नहीं चलेगी और कन्वेंशनल रेलवे पे कभी मेट्रो लाइन नहीं चलेगी, इसलिए स्टैंडर्ड गेज अलग बना दिया, ब्रॉड गेज आपका अलग बना दिया।
फिर ये बोला जा रहा है कि चूंकि इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, इसलिए इसमें खर्चा कम जाएगा, इसमें जमीन की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। बहुत सारे यहां पे ऐसे फैक्टर्स दिए गए जिसके बेसिस पे बोला गया कि स्टैंडर्ड गेज ब्रॉड गेज से अच्छा है। ठीक है भाई। अब अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के अलावा भी बहुत से आप कह लो सिस्टम्स या फिर कह लीजिए गेजेस की लेंथ एग्जिस्ट करती है दुनिया में। जैसे टोक्यो के अंदर जो मेट्रो रेल है सिस्टम्स है, वहां पे 1067 का ट्रैक है, मॉस्को में 1520 का, मेलबोर्न में 1600 का, यूएस के बे एरिया में जो रैपिड ट्रांसपोर्ट है वो 1676 का है। और इन सारे देशों में बैरिंग रशिया, रशिया को छोड़ के बाकी देशों में जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अलग गेज लाइन पे है, और जो उनका कन्वेंशनल सिस्टम है वो अलग गेज लाइन पे। मॉस्को अलग एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे ओवरऑल चाहे उनका कन्वेंशनल रेलवे हो चाहे मेट्रो हो, सब एक प्रकार की आप कह लो गेज लाइन पे। तो बेसिकली यहां पे स्टैंडर्ड गेज को फेवर करने के लिए सबसे बड़ी बात बताई क्या जाती है कि भाई ये जगह कम खाते हैं। अब आज की डेट में दोस्तों मेट्रोस की बात करो आप, मेट्रोस बन रही हैं सारी की सारी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में। अब अगर आप दिल्ली की कभी भी मेट्रो में बैठे हो तो आप देखोगे कि दिल्ली की मेट्रो घने इलाकों, घने आबादी वाले इलाकों के बीच से निकलती है, एक हाइट के ऊपर से, नीचे जमीन है, रोड है, और ऊपर से मेट्रो निकल रही है। अब सबसे खास बात दोस्तों ये कि एरियल सिस्टम में जब आप मेट्रो बना रहे हो तो चाहे फिर आप उसके ऊपर ब्रॉड गेज लगाओ चाहे आप उसके ऊपर स्टैंडर्ड गेज लगाओ, वो उतना ही लैंड का इलाका कब जाएंगे। समझ गए बात को। तो बेसिकली ब्रॉड गेज से ज्यादा अच्छा है स्टैंडर्ड गेज, चूंकि ये कम जगह घेरता है, ये मेट्रो के रिस्पेक्ट में सही नहीं बैठता, क्योंकि मेट्रो बहुत सारी जगहों पे जमीन के ऊपर है। तो चाहे मेट्रो गेज लगाओ चाहे स्टैंडर्ड गेज लगाओ, भैया लैंड उतना अक्वायर आपको करना ही पड़ेगा दोनों ही केसेस। समझे, क्योंकि भाई यहाँ पे मेट्रो रेल सिस्टम ज्यादातर एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स में, तो जो पिलर्स लग रहे हैं रोड पे वो स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज दोनों के लिए बराबर ही है। उसके बाद आप चाहे स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक हो चाहे आप कह लो ब्रॉड गेज का ट्रैक हो, उसके ऊपर जो कोचेस लगेंगे, जो रेलवे के डिब्बे लगेंगे, भाई ये तो स्टैंडर्ड गेज के लिए भी लग सकते हैं, रेलवे गेज के लिए मतलब ब्रॉड गेज के लिए भी लग सकते हैं। तो स्टैंडर्ड गेज हो चाहे ब्रॉड गेज हो, डिब्बे ज्यादा ज्यादा 30 साल चलते हैं, 30 साल बाद आपको उनको बदलना पड़ता है। तो बेसिकली यहां पे आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा डिब्बा और कोच फैक्ट्री आप लगा रहे हो, कोच फैक्ट्री आप कोई सी किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई स्टैंडर्ड गेज की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, ब्रॉड गेज की टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए इंडिया इंडिजीनियसली और टेक्नोलॉजिकली वाइज तेज चल रहा है, हम लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन डिजाइन वंदे भारत लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में दिख रही है, तो हम इतने कॉम्पिटेंट है कि हम ब्रॉड गेज की भी रेलवे लाइंस बना सकते हैं, स्टैंडर्ड गेज की भी रेलवे लाइंस बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब रही बात कॉस्ट की कि हाँ भाई ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन स्टैंडर्ड गेज की रेलवे लाइन से ज्यादा पैसा खाएगी, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन स्टैंडर्ड गेज की रेलवे लाइन से 5 से 7% पैसा एक्स्ट्रा लेगी अगर आपने 25% नेटवर्क अंडरग्राउंड रखा है। लेकिन लेकिन ब्रॉड गेज लाइन पे ओवरऑल जो फिजिकल स्पेस है वो आप बढ़ा सकते हो, और वो जो फिजिकल स्पेस बढ़ाने से होगा क्या कि 15% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 10% पर यूनिट कैपेसिटी आप ब्रॉड गेज के ऊपर बने जो कोचेस हैं उसमें बढ़ा सकते हो, उसके चलते 15% कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर ब्रॉड गेज को लगाने में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो वो पैसा आपका वसूल भी हो जाएगा, उतना पैसा आप स्टैंडर्ड गेज में वसूल नहीं कर पाओगे। फिर ये बोला गया है कि चूंकि ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है रेलवे लाइंस की वो ज्यादा चौड़ी होती है, तो ओवरऑल जब ये कर्व पे पहुंचती हैं तो कर्व पे पहुंचने के समय पे इनको स्पीड कम करनी पड़ती है, इनका थ्रूपुट कम हो जाता है। थ्रूपुट मतलब ओवरऑल एक रेलवे ट्रैक से एक टाइम पीरियड में कितनी ट्रेनें निकल सकती हैं, इसको आप थ्रूपुट बोलते हो। तो चूंकि स्पीड कम करनी पड़ती है टर्निंग पॉइंट्स पे, थ्रूपुट कम हो जाता है, इससे ओवरऑल रेलवे की एफिशिएंसी कम होती है। अब देखिए एक कर्व पे जो स्टैंडर्ड गॉज पे जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड ब्रॉड गेज वाली ट्रेन से 7% ज्यादा होगी, इससे डेफिनेटली आप ओवरऑल ज्यादा स्टैंडर्ड गॉज पे ट्रेनें चला सकते हो व्हेन कंपेयर टू ब्रॉड गेज। बट देखिए इससे ओवरऑल जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आएगा ना, अगर मान लीजिए 10 मिनट की ट्रेन जर्नी का टाइम पीरियड है स्टैंडर्ड गॉज पे, तो मैक्सिमम ब्रॉड गेज पे आपको 10 से 20 सेकंड ही ज्यादा लगने वाले हैं। तो 10 से 20 सेकंड बहुत हद तक निग्लिजिबल हैं। तो इतने टाइम पीरियड के लिए आपका ये बोल देना कि हाँ भाई स्टैंडर्ड गेज अच्छा है और ब्रॉड गेज कम अच्छा है, वो सही नहीं है। हालांकि 10 से 20 सेकंड का टाइम पीरियड भी ओवरऑल 10 मिनट की जर्नी में अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन करोगे तो मुझे लगता है कि भाई ब्रॉड गेज में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता नजर आएगा।
ठीक है ना, ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही है। फिर थ्रूपुट की बात की जाए कि एक समय में एक रेलवे ट्रैक से कितनी ट्रेनें निकलेंगी, तो ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि दो ट्रेनों के बीच में आपको गैप कितना लगता है, उसमें ब्रेक कितनी तेजी से लगते हैं, वो कितनी जल्दी रुक सकती है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो बेसिकली ऑथर एंड में क्या कहना चाह रहा है, ऑथर ये एंड में कहना चाह रहा है कि भाई जो भी रेलवे लाइन आप बिछा रहे हो वो आप आगे आने वाले बहुत लंबे समय के लिए बिछा रहे हो, क्योंकि जो गेज और ट्रैक लाइंस होती है ना, इनको जल्दी बदला नहीं जाता और इनको बदलने में लगते हैं पैसे ज्यादा। तो बेटर ये रहेगा कि हम ऐसी रेलवे लाइंस बिछाएं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हो। तो भाई मेट्रो वाली लाइन पे कन्वेंशनल रेलवे भी चल सके और कन्वेंशनल रेलवे लाइन पे मेट्रो रेलवे भी चल सके। इसके लिए क्या है कि आपको ब्रॉड गेज बनानी पड़ेगी, जहां जहां पे स्टैंडर्ड गेज बना रहे हो वहां वहां पे ब्रॉड गेज बनाओ। तो क्या इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कल की डेट में मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अभी लेक्चर रिकॉर्ड करते करते मेरे को न्यूज मिली है दोस्तों, मेंटरशिप कोर्स के अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो लाइव हो चुकी है। तो इस लेक्चर को सुनते सुनते ही अगर किसी ने मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वो आप मेरी ऐप के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई क्या आप टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पा रहे हैं जो मेंटरशिप के मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्योंकि ये मेरे लिए जानना जरूरी है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम जो है इंडिया के अंदर 8 बिलियन पैसेंजर्स को ये कैरी करते हैं, 1500 मिलियन टन से ज्यादा फ्रेट कैरी करते हैं। तो बेसिकली नए रेल सिस्टम्स को अगर आप पुराने रेल सिस्टम्स के साथ सिंक्रोनाइज करके चलोगे तो आइलैंड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि नए रेल सिस्टम में आपने लगा दिया एसजी स्टैंडर्ड गेज और पुराने रेल सिस्टम में है आपके ब्रॉड गेज, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ये एक अलग आइलैंड है, ये एक अलग आइलैंड, बीच में सी है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते। फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बनाने हमेशा कारगर होते हैं। कल की डेट में इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई वॉर हो जाती है, तो कम से कम हम इन ट्रैक्स को इंटरऑपरेबल करके काफी फायदा बना सकते हैं। तो ये बातें बताई जा रही है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप हो सके तो मेरे को बताइए कि लाइव हुई कि नहीं। चलिए आ जाते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस में। इंडियन एयरफोर्स ने अपना नया इनसाइन लॉन्च किया है 91st एनिवर्सरी पे। ठीक है ना, तो बेसिकली नया इनसाइन के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी साहब, इन्होंने नया इनसाइन यहाँ पे लॉन्च किया। तो टॉप राइट में आपको ये इनसाइन दिख जाएगा, एक नया क्रस्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है भाई, ये ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। अब अगर देखें तो एयरफोर्स डे परेड इस साल हुई थी एयरफोर्स स्टेशन बमरौली प्रयागराज में। एयर डिस्प्ले हुआ था और उस एयर डिस्प्ले को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले था, 4 की बजाय 5 हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। मिग 21 बाइजन को इस्तेमाल किया गया एयर डिस्प्ले में। मिग 21 का आखिरी प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि 2025 तक मिग 21 को रिटायर करवाना है। करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस हटा के इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को डेवलप करने की यहाँ पे बात की जा रही है। जो पहली एयरफोर्स की परेड हुई थी, इसको ये जो पहली एयरफोर्स परेड हुई है इस बार, जिसको एक वुमेन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने हेड किया। अब ये पीसीएस का वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इस साल की जो एयरफोर्स डे परेड हुई है उसको पहली बार किस वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर ने लीड किया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये चीजें ओवरऑल है यहाँ पे। फिर ये जो नया क्रेस्ट ऐड किया गया है, इसमें अशोका लॉयन है टॉप पे, सत्यमेव जयते लिखा है देवनागरी में, उसके नीचे अशोका लॉयन हिमालय ईगल के साथ है, विंग स्प्रेड करते हुए। एक रिंग इन लाइट ब्लू सर्कल इंसर्कल करती है हिमालयन ईगल को और उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हैं भारतीय वायुसेना। तो एक छोटी सी न्यूज थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर आगे आ जाते हैं। यूपी यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑन कर्मकांड ज्योतिर्विज्ञान प्रूव्स टू बी एन इंस्टेंट हिट। हम देखिए इस प्रकार के कोर्सेज जल्दी हमको अपने कॉलेजेस वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या हुआ है कि भैया हिंदू रिचुअल्स और स्पिरिचुअलिटी के इंटरप्ले को यहां पे दर्शाया गया है। देखिए छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी यूपी में खोली गई। अब जब ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यहां पे खोली गई तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया, जब उनको पता चला कि कर्मकांड नाम का एक पर्टिकुलर कोर्स यहां पे लॉन्च हो रहा है। उसी प्रकार से ज्योतिर्विज्ञान नाम का भी कोर्स यहां पे लॉन्च हुआ है। तो बड़े स्केल पे लोगों ने इन कोर्सेज में ज्वाइन किया। 29 स्टूडेंट्स ने अपने आप को ओवरऑल कर्मकांड का जो डिप्लोमा कोर्स है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, इसमें अपने आप को लॉन्च करवाया। यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को लॉन्च किया है। एक सर्टिफिकेट कोर्स यहां पे कर्मकांड पे लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, एमए कोर्स ज्योतिर्विज्ञान में लॉन्च हुआ है, इस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन से चलेगा।
ठीक है ना। ये जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं इसमें शुरू में 20 बच्चों का बैच बनाया गया था, लेकिन एडमिशन इतनी तेजी से हुए कि बाद में लगा कि भाई ओवरऑल सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये जो ऑब्जेक्टिव था ना, कि भाई एंशियंट और एटर्नल इंडियन नॉलेज में हम लोग और साइंटिफिक स्टडी करेंगे, इस साइंटिफिक स्टडी के लिए इंडिया के अंदर लोग भी इंटरेस्टेड। समझ गए बात को। और यहां पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि जितने भी लोग इस कोर्स में एनरोल हुए हैं ये सब अपर कास्ट के हैं और सब ब्राह्मण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल एक बहुत बड़ा तबका इसमें अदर बैकवर्ड कास्ट का है। तो बेसिकली सोसाइटी का वैराइड तबका इन पर्टिकुलर कोर्सेज में वॉलंटरी बेसिस पे इंटरेस्टेड है, वो इन पर्टिकुलर कोर्स के एनरोलमेंट से हमको पता चलता है। ठीक है भाई। तो ये अगर आप देखो तो पहले इस प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाते थे वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत था। ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रिटायर्ड लोगों के लिए जो कि कर्म कांड और ज्योतिर्विज्ञान में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वो इस प्रकार के कोर्सेज को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। फिर भाई एक छोटी सी न्यूज है, इसरो ने ट्रिजेक्टरी करेक्शन किया है L1 का। अब देखिए आदित्य L1 की जो 110 दिन की जर्नी है जनवरी में खत्म होगी। तो बीच में इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिजेक्टरी मैन्यूवर किए जाएंगे। जब भी इसरो को लगेगा कि L1 की जो जर्नी है 15 लाख किलोमीटर की जो जर्नी है अर्थ से लेके सन तक के बीच में L1 पॉइंट जाने की, अगर इसमें कहीं पे भी ओवरऑल इसरो का रॉकेट ये जो आदित्य L1 है वो अपनी ट्रिजेक्टरी से डिविएट करता है, तो ऑपरेशन करके उसको अपनी ट्रिजेक्टरी में लेके आया जाएगा। तो जब ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट वन इरसेंशन मैनूवर परफॉर्म किया 19 सितंबर के बाद, उसके बाद क्या हुआ है कि ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी यहां पे डिविएट हो गई थी, इस ट्रेजेक्टरी को सही तरीके पे लाया गया। और जल्दी ये प्लान किया जा रहा है कि इस आदित्य L1 पे जो मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, जिसको डेवलप किया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु ने, जो कि मेजर कर सकता है इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को L1 पॉइंट पे, ये भी ओवरऑल जनवरी तक यहाँ पे एक्टिव कर दिया जाएगा। हो सकता है पहले एक्टिव कर दिया जाए, रास्ते की जर्नी को भी चेक करने का प्लान बना रहे हो कौन? इसरो वाले। फिर बाइडेन ने यूएस शिप्स को, वॉर प्लेन्स को इजराइल के पास भेज दिया। सबसे वन ऑफ द हाई मोस्ट पावरफुल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड, ये ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की तरफ चल दिया है इजराइल के कोस्ट पे, कि कल की डेट में अगर हमास के अगेंस्ट इस जंग में हेजबुल्ला अटैक मारता है किसके ऊपर? आपका इजराइल के ऊपर, तो यहां पे जो फ्लीट है यूएस नेवी की, ये भाई हरकत में आ जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी, ये एरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे इजराइल को। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑर्डर किया है यूएस शिप्स को और वॉर प्लेन्स को कि वो इजराइल के पास पहुंचे। ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हैं किसको? इजरायली कॉज को। किसके अगेंस्ट? हमास के अगेंस्ट। पेंटागन ने बोला है कि यूएस जेराल्ड आर फोर्ड और उसके एकम्पनिंग वॉरशिप्स तुरंत अर्जेंट बेसिस पे ईस्टर्न मेडिटेरियन में पहुंच रहे हैं। एयरक्राफ्ट फाइट जो स्क्वाड्रन्स फाइट करेंगे, इजराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, वो यहां पे बढ़ जाएंगे। और देखिए इजराइल के साथ सामने हमास वैसे भी कमजोर पड़ने वाला है। हमास का यह कहना है कि अरब कंट्रीज उनकी प्रोटेक्शन के लिए आएंगी, बट ज्यादातर अरब कंट्रीज उनके अगेंस्ट ही बोल रही हैं। हो सकता है हिजबुल्ला और कुछ ईरानियन शियास जो कि गोलान हाइट्स के लिए लड़ेंगे सीरिया में, वो यहां पे प्रोटेक्शन में आ जाए, बट ज्यादा कोई बड़े स्केल पे प्रोटेक्शन में आता नजर आ नहीं रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर आर्म सप्लायर है इजराइल को। तुरंत इसने इजराइल के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया है इस पर्टिकुलर वॉर में, रॉक सॉलिड सपोर्ट बताया। बाइडेन ने यहाँ पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर आप देखो तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब का बोलना है कि हमास का हो सकता है ये लेटेस्ट अटैक इजराइल पे इसलिए हुआ हो क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से अपनी टिप्पणी दी है। चाइना का बोलना है कि वो बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न है कि इतना ट्रेजिक एस्केलेशन कैसे हो गया वायलेंस का, इसको शांत रखना चाहिए। डजन्स ऑफ इजरायली कैप्टिव्स हैं, 30 से ज्यादा लोग इजराइल के लोगों को, जिसमें कुछ सोल्जर्स भी हैं, कैप्टिव बना के रख रखा है किसने? हमास ने। उनके साथ क्या ही होगा? मुश्किल है, क्योंकि जितना ज्यादा अटैक मारेगा यहां पे इजराइल हमास के ऊपर, उतना ही ज्यादा उन लोगों की जान पे बनी है। फिर भाई आज दो और इंसाइटफुल आर्टिकल और थोड़े हॉलिस्टिक हैं ये आर्टिकल्स। भाई सिक्किम में फ्लड क्यों हुआ यहाँ पे? भैया 25 से ज्यादा लोग कंफर्म डेड है। अब एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जो इजराइल वर्सेस हमास वाली जो न्यूज निकल के आई है ना, उसके चलते जो सिक्किम फ्लड्स है ना, ये न्यूज में थोड़ा दब गए। बट सिक्किम फ्लड्स ये अलग ही लेवल की तबाही हुई है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। चुंगथाम डैम यहां पे तबाह हो चुका है। एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ सिक्किम के अंदर इन द अर्ली आवर्स ऑफ 4 अक्टूबर। और बहुत सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो यूजलेस हो गए हैं। चांगथांग वाला जो डैम है वो तो टूट के बढ़ गया। अब ये कोई स्टोरेज डैम नहीं था, ये पानी डाइवर्ट जरूर करता था,
बट अब ये डैम भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हुआ क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आए हैं यहाँ पे। एक जो ग्लेशियर लेक है जो कि चारों तरफ मोरेन से ढकी हुई होती है, और कई बार क्या होता है कि इन मोरेन्स के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, तो ये मोरेन्स ही टूट गए, और वो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेक है ग्लेशियर लेक। अब ठीक है, अब इस ग्लेशियर लेक को चारों तरफ से मोरेन्स ने घेर रखा है, पत्थर है, काले रंग के मोरेन्स हैं, और उन इन्हीं मोरेन्स के ऊपर बर्फबारी होती है तो भाई वो बिल्कुल जमे हुए पत्थर हो जाते हैं। अब ये मोरेन्स टूट गए और बहुत बड़ी तादाद में इस लेक के अंदर जो पानी था वो बहुत तेजी से बहा। और चूंकि रात का समय ये हुआ, तो रात के समय पे लोग सो रहे थे, तो डाउनस्ट्रीम जो लोग रहते थे उनको ज्यादा वार्निंग भी नहीं मिल पाई, अपने आप को संभालने का समय भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो बेसिकली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से सडन ब्रेकिंग, क्या वो मोरेन टूटा, यहाँ पे एकदम से जो ग्लेशियर लेक है वो बही, रॉक सेडिमेंट और डेब्री अपने साथ लेके बही, और रास्ते में बहुत तबाही मचाई। जो साउथ लोना ग्लेशियर है जो कि नॉर्थ सिक्किम में है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर है। पिछले 46 सालों में ग्लेशियर 2 किलोमीटर कम हुआ है, 1962 से लेकर 2008 के बीच में। 2008 से लेकर 2019 के बीच में 400 मीटर कम हुआ है। ठीक है ना, 7,500 ग्लेशियर्स हैं हिमालयस में, और उनके साथ जीएलओएफ एसोसिएटेड है। अगर आप देखो तो ये जीएलओएफ ही वजह थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह थी 1926 की जम्मू एंड कश्मीर डेल्यूज की, 1981 के किन्नौर वैली के फ्लड्स की हिमाचल प्रदेश में, और 2023 के केदारनाथ आउटबर्स्ट की। और अब सिक्किम में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, बट यहाँ पे 80 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ये 80 ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं रिट्रीट कर रहे हैं, तो इस रिट्रीट करने के चलते कल की डेट में ये भयंकर तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो सिक्किम वाला ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है, अभी के लिए सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है कि भाई क्यों हुआ है, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो से, उन्होंने बताया है कि भाई 105 हेक्टेयर्स का जो इलाका था ना, ये बह चुका है। मतलब ये जो लेक थी, ये पहले 167 हेक्टेयर्स की थी, अब केवल 62 हेक्टेयर्स की बची है। जो मोरेन इस लेक को पकड़ के बैठा था वो टूट गया, और लेक बड़े क्वांटिटी में बही। अब थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर था। एग्जैक्टली कितना पानी बहा, इसके लिए ओवरऑल लेक की डेप्थ मेजर करनी जरूरी थी, बट डेप्थ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स वगैरह रखे नहीं गए थे। समझ गए भाई, ये सब बातें यहां पे बोली गई थी। ओवरऑल अगर आप देखो तो सेंट्रल वाटर कमीशन का जो आपके लो मेजरमेंट मैकेनिज्म है, उसका ये बोलता था कि सांका लांग में जो मैक्सिमम लेवल है उससे 60 फीट पानी ऊपर जा चुका था, और थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ पानी बहुत तेजी से बह के यहां पे निकला है। अब इसका एक ट्रिगर एक्सेसिव रेनफॉल भी हो सकती है। देखिए साउदर्न सिक्किम में तो बहुत पानी बरसा था, बट नॉर्दर्न सिक्किम में पानी बरसा कि नहीं बरसा इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है, और नॉर्दर्न सिक्किम में जो मेजरमेंट रडार्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पानी की वजह से यहाँ पे जीएलओएफ हुआ है, इस बात को 100% नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अक्सर का जीएलओएफ एक्सेसिव पानी की वजह से भी होता है। बहुत ज्यादा पानी बरस गया, लेक में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पानी है, वो पानी का प्रेशर मोरेन्स की दीवारों के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, दीवार फटी, पानी बह गया। ओके, तो पानी बहना बरसना एक वजह हो सकती है, लेकिन पानी बरसने की वजह से ये कांड हुआ है, इसकी पुष्टि अभी के लिए नहीं है, क्योंकि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से पानी ज्यादा बरसा नहीं है। लेकिन इस इलाके में कितना पानी बरसा और कितना नहीं बरसा इसका प्रॉपर मेजरमेंट भी नहीं है। फिर नेपाल में जो 3 अक्टूबर को अर्थक्वेक आए हैं ना, ये भी एक वजह बताई जा रही है। जिस पर्टिकुलर जगह पे लेक थी, इससे लगभग 700 किलोमीटर दूर, मतलब लोनाक लेक से कब लगभग 700 किलोमीटर दूर नेपाल के अंदर ओवरऑल अर्थक्वेक्स आए, और इस अर्थक्वेक्स के जो ट्रिगर हैं वो दिल्ली एनसीआर में भी झेलने को मिले थे। तो हो सकता है इस अर्थक्वेक ने ट्रिगर की तरह यहां पे काम किया हो, और नीचे से मोरेल्स को थोड़ा सा अनस्टेबल कर दिया हो, और वो पानी के प्रेशर को ना झेल पाए हो। तो कंबाइंड भी हो सकता है कि ओवरऑल पानी का प्रेशर, मतलब जो मोरेन्स हैं वो कमजोर पड़ गए अर्थक्वेक की वजह से, और उसके साथ साथ ज्यादा पानी बरसा तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो करने लगा, उसके प्रेशर के चलते यहाँ पे पूरे के पूरे मोरेन टूट गए। समझ गए, 10 मिनट में यहाँ पे अगर आप देखो तो रास्ते में बहुत सारे डैम बह गए, 13 से ज्यादा यहाँ पे जो ब्रिज है वो उड़ गए। इनफैक्ट एनएचपीसी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। तीस्ता 5 हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वो सबमर्ज हो गया, वॉश आउट हो गया, तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो अभी के लिए यहाँ पे रुक गया है। वेस्ट बंगाल में तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, बट जो बड़ी क्वांटिटी में सिल्ट बह के जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम इलाकों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। 8 रिलीफ कैंप्स गैंगटोक में बनाए गए, जहां पे 1025 लोगों ने शेल्टर ली है। ठीक है ना, वाटर पाइपलाइन, सीवेज लाइन, 277 घर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 4 सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मनगन, गैंगटोक, पक्योंग और नामची। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी है इन इवेंट्स की, जीएलओएफ जैसे इवेंट्स की, ये आने वाले समय में आगे और बढ़ने वाली है। तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए तैयार करना है।
और तीस्ता नदी तो वैसे भी अपने आप में बड़ी खतरनाक है, फ्लड्स के लिए मानी जाती है, और तीस्ता नदी ने दिखा दिया कि भैया ये अभी भी किकिंग लाइवली और बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं भैया इंडिया का डिजिटल इंडिया एक्ट कैसे फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप को अफेक्ट करेगा। देखिए दुनिया भर के नेशंस इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे वो डिजिटल लैंडस्केप को रेगुलेट करने वाले लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट करें। देखिए इंडिया का एम्बिशियस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, ये अपने आप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू भारत सरकार यहां पे इंडिया के अंदर डिजिटल लैंडस्केप को सुधारने की कोशिश कर रही है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिसके चलते हम फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए। मीटी द्वारा बनाया गया ये ओवरऑल एक्ट है। ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये ओवरऑल 2 डिकेड पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा। तो इसको डिजाइन इस प्रकार से किया गया कि जो भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज ड्रामेटिक ग्रोथ ऑफ इंटरनेट ने हमारे सामने प्लेस की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने हमारे सामने प्लेस की, उनसे यहां पे लड़ा जाएगा। जो प्राइमरी मोटिवेशन है इस डिजिटल इंडिया एक्ट के पीछे वो ये है कि इंडिया के रेगुलेटरी लैंडस्केप को डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ द 21 शताब्दी के साथ सिंक में लेके आया जाएगा। ये जो आईटी एक्ट है 2000 का, जिसको एक ऐसे समय पे ड्राफ्ट किया गया था जब ये इन्फेंसी में था, ये पेस नहीं रख पाया रैपिड चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और यूजर बिहेवियर के साथ। तो इंसेप्शन से लेके अब तक अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर बेस 55 लाख से बढ़ के 85 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो भैया यहां पे इतने बड़े यूजर्स बेस को मैनेज करना, रेगुलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब डीआईए की प्रोविजंस देखते हैं। भाई डीआईए डिजिटल इंडिया एक्ट यहां पे इनकम्पास करता है अलग अलग पाइवटल क्लॉजेस को। डायनेमिक जो एवोल्यूशन है डिजिटल एनवायरनमेंट का, इसको ध्यान रखता है। मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस पे ध्यान रखता है, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान रखता है, लेजिस्लेशन की रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान रखता है। ये जो प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट है, ये स्पेक्ट्रम लेके आता है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस का एवर इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप में। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है ऑनलाइन सेफ्टी और ट्रस्ट पे, कमिटमेंट है सिटीजन सेफ्टी की तरफ डिजिटल रीम में, एडेप्टेबल है शिफ्टिंग मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है, वगैरह वगैरह। दूसरा, ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस न्यू एज टेक्नोलॉजीज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन की, इनके रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन की बात करता है डिजिटल इंडिया एक्ट। इसके थ्रू हम इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, इनके रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट को इंश्योर कर सकते हैं एथिकल और लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखो तो जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो केवल मार्केट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ता कि भाई ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल तरीके से टेक्नोलॉजी का यूजेज हो, ये खुद इस बात को इंश्योर करता है कि जो पोटेंशियल इनोवेशन है वो हैम्पर ना हो और इससे कोई पोटेंशियल हार्म भी ना हो। एथिकल एआई प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए, डाटा प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस दी जाए ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में, और इन टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूजेज हो। तीसरा, ये अपहोल्ड करता है कंसेप्ट ऑफ ओपन इंटरनेट को, एक बैलेंस बनाने की बात करता है एक्सेसिबिलिटी और नेसेसरी रेगुलेशंस के अंदर। ऑर्डर मेंटेन करता है, यूजर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये डिजिटल इंडिया एक्ट मैंडेट करता है स्ट्रिंजेंट केवाईसी नॉर्म्स। ठीक है, फिर ये रिव्यू करने की बात कर रहा है सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स को। सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स मतलब कि क्या होता है कि जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, ये बोलते हैं कि भाई हमारे यहां तो थर्ड पार्टी कंटेंट अपलोड करिए, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को रिव्यू करने की बात करता है। उसको रिव्यू करना जरूरी है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना जरूरी है कि ये अपने कंटेंट को समय समय पे मॉडरेट करें। जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, इस बात को लेके यूट्यूब ने बोला कि हाँ भाई हम बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म को लेके आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं जिससे चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल को हम हटा सकें, बट टेलीग्राम से पूछा गया तो उनके पास प्रॉपर जवाब है नहीं यहाँ पे। तो बेसिकली डिजिटल इंडिया एक्ट इस प्रकार के आप कह लो जो सेफ हार्बर प्रोविजंस के थ्रू ये जो प्लेटफॉर्म्स अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन और रिव्यू लाने की बात कर रहा है, ताकि आगे आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप को सेफ हार्बर प्रोविजंस के तहत बचा ना सके। तो डिजिटल इंडिया एक्ट आप कह सकते हो क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ सिक्योर, अकाउंटेबल एंड इनोवेटिव डिजिटल फ्यूचर फॉर इंडिया। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ रेगुलेशन लेके आता है एक ऐसी एज में जहां पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कंट्री के डिजिटल लैंडस्केप को बदल देगा आने वाले कई जनरेशंस के लिए। तो ये ओवरऑल चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया। अपने वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा और मेंटरशिप कोर्स जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। हैव अ ग्रेट